आइए आज हम लोग कक्षा 6 का आगे सोशल साइंस एसएसटी का आगे पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में मैं आपको यहाँ तक पढ़ा चुका था, ठीक है। अब आज नया टॉपिक है, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। ये मैं इतिहास हिस्ट्री का है, मेरा अतीत, उसका पहला चैप्टर है, क्या कब कहाँ और कैसे, ठीक है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। क्या आप बता सकते हो आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आइए इसको समझते हैं हम लोग। देखिए ये एनसीईआरटी की बुकें हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें इसमें लिखी हुई हैं गंभीरता के साथ। ध्यान से इसको याद जरूर कीजिए। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। अभी ऊपर मैं मानचित्र दिखाऊंगा आपको, ठीक है। या आपके घर में मानचित्र हो तो उसको रख कर देखिए। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं, ठीक है। पूरा बड़े से जो पूरी पृथ्वी में 7 टुकड़े हैं जो जल में तैरते हैं उनको हम लोग महाद्वीप बोलते हैं। उसमें से छोटे छोटे कुछ हिस्से हैं जो कई तरफ से घिरे हुए हैं, उनको हम लोग उपमहाद्वीप बोल देते हैं, ठीक है। तो भारत ऐसा ही कुछ इस तरीके का आपका महाद्वीप है, उपमहाद्वीप है, जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे टुकड़े। देखिए इधर उत्तर में हिमालय है, इधर 3 तरफ समुद्र हैं, है ना, पहाड़ियाँ हैं, इधर पाकिस्तान की तरफ बहुत सारी ज़्यादा सी। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, यही बात इसमें बताई गई है। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। जैसे आप चाहो, आप कितना भी कमज़ोर हो पढ़ाई में, अगर आप चाह लो तो आप होशियार हो सकते हो। तो ऐसे इसने बड़े बड़े पहाड़ होने के बावजूद भी जो इनके पीछे लोग रहते थे उन्होंने चाहा तो वो यहाँ पार करके आए। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। भाई बाहर से आए लोग तो उन्होंने नए नए विचार, नई नई तकनीकियाँ लाए, यहाँ से भी ले गए। तो सब आदान प्रदान होने से ज्ञान बढ़ता गया। इसीलिए कहा जाता है ना, आप जितना ज़्यादा ज्ञान दे सकते हैं दूसरे को तो आपको भी नए विचार सुनने को मिलेंगे और आप नई चीज़ें, तो आपका रिवीजन होगा, अभ्यास होगा तो आपको याद हो जाएंगी और अच्छे से उनकी कमियां दूर हो जाएंगी। ठीक, अब देखिए देश के नाम कैसे पढ़ते हैं। आप अपना भारत देश कैसे पढ़ा नाम, ठीक है, आइए जानते हैं इसमें। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। किससे? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस, एटलस का मतलब होता है मानचित्र, ठीक है, में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदूस अथवा इंदूस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृत ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। देखो अब पहले मैप में आपको मैं दिखा देता हूँ, आप ये जो बात लिखी हुई है इसको समझना। ये आपका इंडिया का मैप है, ठीक है। इसके इस तरफ यहाँ पे जो लोग रहते थे इधर, ठीक है, ईरान इराक सब इधर पे पड़ता है आपका। तो ये यहाँ से, ये पहाड़ियों से होते हुए यहाँ से ईरानी वगैरह लोग आए, तुर्की ईरानी सब धीरे धीरे भारत में। तो ये सिंधु नदी है आपकी। ये कौन सी है? ये सिंधु नदी है। तो इस सिंधु नदी के आपके सिंधु नदी के ये इस तरफ का, ठीक है ना, हिंदूस बोला उन्होंने, इसके इस तरफ इंडोस बोला, इंडोस, ठीक है ना। तो यहीं से पड़ गया हिंद, हिंद प्रांत को ही हम लोग क्या बोलने लगे? इंडोस, और वो बाद में बदलकर क्या हो गया आपका इंडोस, और इंडोस से फिर इंडिया। और यहाँ पे कुछ लोग पहले से इस इलाके में रहते थे। ये अवध, कुरुक्षेत्र वगैरह तो आप जानते हो, हमारे महाभारत में वर्णन है। तो इस इलाके को पहले ही भारत प्रदेश बोला जाता था, तो वो भारत से बाद में बदल के भारत हो गया,
ठीक है। अब देखिए ये पहले क्या लिखा, 2500 वर्ष पूर्व। तो 2500 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हुआ, आप समझे। ये सन चल रहा है कितना, आज 2020 चल रहा है, ठीक है, 2020 ईस्वी चल रही है आपकी। ठीक, अब ये तो 2020 साल हो गए, इसके पीछे जाओ 2000 साल पहले, तो 0 ईस्वी में आ जाओगे आप। फिर उस 0 ईस्वी के 2500 साल पुराने पे चले जाओ, 2500। अभी ये तो देखो 2500 नहीं हुआ है आपका ये वाला, ये तो अभी 2500 होने में बहुत बाकी है। तो जब से ईस्वी शुरू हुई है तब से अभी तक 2020 हुए, और इसके बैक में आपको जाना है 2500। तो आप सोच सकते हैं कितना लंबा समय है ये। अगर आज से जोड़ा जाए तो ये करीब आपका 4500 वर्ष यानी 4500 साल पुरानी बात है, ठीक है। और इसी तरीके से अब हम लोगों के यहाँ ये इनकी तो तब की बात हुई, और हम लोगों के यहाँ महाभारत में भरत में कब कहा जाता था, तो उसका भी आपने देखा भी। उसको कब कब कहते थे हम लोग, उसको हम लोग बोलते थे जो है 3500 वर्ष लिखा था हम लोग महाभारत, ऋग्वेद में इसका वर्णन है, किसमें, ऋग्वेद में 3500 ईसा पूर्व, ठीक है। आप लोगों ने शायद ध्यान दिया हो, कभी कभी इंग्लिश में भी बीसी लिखा होता है ना, बिफोर क्राइस्ट लिखा होता है, इसका मतलब होता है ईसा से पूर्व, यानी जब से ईस्वी शुरू हुई है 0 ईस्वी से, उसके बैक साइड में जाओ आप यहाँ से, इतना आज से नहीं जाना, उसके बाद से, ठीक है। ये बात ध्यान रहेगी आपको, इसलिए बता दिया आपको, ध्यान रखिएगा इसको अच्छे से। अब समझ जाएंगे आप लोग ईस्वी का मतलब, ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है ना, ये इंग्लिश में आपको बीसी लिखा होता है। आइए आगे आते हैं हम लोग, हैं हम लोगों ने जहाँ से छोड़ा था, अब आइए उस जगह से, देश का नाम हो गया, ये देखिए लिखा है 45 वर्ष पूर्व आपका क्या था, 45 वर्ष आपके पास पहले से। अब बात करते हैं आगे, हैं अतीत के बारे में कैसे जाने। अच्छा, अतीत के बारे में जानने से पहले हम लोग एक चीज़ और जान जाते हैं। देखो ये कुछ जानकारियाँ होती हैं जो धीरे धीरे हम लोग को ऐतिहासिक चीज़ों से मिलती हैं ना। पहले तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं, इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। ध्यान रहे, पांडुलिपि का मतलब क्या है, हाथ से लिखी हुई किताबें, ठीक है। तो उनको कहा जाता, तो अभी तो प्रिंटिंग मशीन है, पहले तो प्रिंटिंग मशीन होती नहीं थी, तो पहले लोग क्या करते थे, हाथों से लिखते थे। आपके नालंदा विश्वविद्यालय हुए, वहाँ हजार हजार लोग सिर्फ प्रतिलिपि बनाने के लिए थे, क्योंकि जो लोग पढ़ते थे बनारस में या अन्य हिंदू विश्वविद्यालय इधर पटना में, तो इन सब में पढ़ने के लिए जो किताबें मुहैया होती थी तो कहाँ से आती थी, तो वो उन किताबों को लोग लिखते थे, वहाँ के विद्वान लोग। तो हजार हजार लोग उनकी डुप्लीकेट कापी अच्छी राइटिंग में बनाया करते थे, ठीक है। अब अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है, ठीक है ना। मैन्युस्क्रिप्ट यानी हाथ से स्क्रिप्ट जो तैयार की जाती है। ये पांडुलिपि प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं, ठीक है। स्पेशल टाइप की लकड़ी, उसकी छाल को हम लोग ट्रीट करते होंगे उस समय, ताकि सड़े नहीं गले नहीं, उसके बाद उस पर लिखते थे। तो उसी के तरीके का ये देखो आपको एक नमूना है, ये नमूना है आपका भुर्ज के पत्ते छाल पर ही है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, उसका आपको नमूना दिया गया है। अब ये देखिए थोड़ी जानकारी भी यहाँ पर लिखी हुई है, इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग कि क्या है ये जानकारी। ये आपकी, ये देखिए इसमें ये लिखी हुई है ना, ये जो है ताड़ से बनी पांडुलिपि एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था, जैसे मोटी किताब हम लोग पेज बनाते हैं। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि जो तुम यहाँ देख सकते हो, अभी नीचे मैंने बताया था ना आपको, ये जो आपकी थी, ये जो आपकी थी ना, ये कौन सी थी, ये आपकी ये पांडुलिपि में ही लिखी हुई है, भुर्ज की पेड़ की छाल में, ठीक है। अभी क्या लिखी है किस लिपि में, आपको तो इसमें कुछ भाषा नहीं समझ में आ रही होगी, विद्वान लोग पढ़ते हैं जो इसका काम करते हैं, ठीक है। इन्हीं से साक्ष्य मिलते हैं कि पुराने ज़माने में क्या था, कहाँ था, ठीक। अच्छा आगे चलते हैं हम लोग, अब आगे पढ़ते हैं।
इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। भाई कुछ दूसरे धर्मों के लोग या अन्य किसी कारणवश राजाओं के आपसी मतभेद की वजह से एक संस्कृत दूसरे को नष्ट करने के चक्कर में बहुत सारी लिपियां खत्म भी हो गई। फिर भी ऐसा कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। अच्छा, विहार शब्द आप समझ लीजिए, विहार का मतलब क्या होता है। पटना में पढ़ने के लिए ये विहार है, ध्यान रहे। क्या होता था, जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था पटना में, वहाँ पे बहुत सारे पढ़ने के लिए आवास बनाए गए थे, जो हम लोग बोलते हो ना यहाँ बनाए जाते हैं। तो पढ़ने के लिए छात्र जो जाते हैं आवास में रहते हैं, वहीं स्कूल में हॉस्टल वगैरह में, तो उसी तरीके के थे। तो वहाँ पर उस व्यवस्था को ही विहार बोला जाता था। तो विहार शब्द इसीलिए विहार, यहाँ विदेश से बहुत सारे लोग पढ़ने आते थे और उसकी स्थिति आज उस देश की प्रदेश की जरूर इतनी गरीब है, लेकिन वहाँ आज भी विद्वान लोग हैं। हमारे बौद्ध महात्मा बुद्ध, जिनके धर्मी बौद्ध धर्म पूरा चला, वो वहीं के हैं। ठीक है, आइए इसके बाद फिर करते हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार की विषयों की चर्चा मिलता है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है ना। अब पांडुलिपि यानी हाथ से लिखे हुए पेज, आपकी प्राकृतिक भाषा और तमिल भाषा, ठीक है। प्राकृतिक तो संस्कृत से बहुत हद तक मिलती जुलती है, संस्कृत ही आप उसको कहो, और तमिल जो है वो क्षेत्रीय भाषा थी है। अब प्राकृतिक जो ना आम लोग यूज करते थे, मतलब संस्कृत तो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ जिसको आज हम लोग हिंदी बोलते हो, ठीक है, वो था। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसा लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अच्छा, ये काम जो आज हम लोग कर रहे हैं ये बहुत पहले से लोग करते चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही हम लोग कर रहे हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसा लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं द्वारा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया है। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। अब आप समझ रहे होंगे ये बात क्या आप बताना चाहते हैं इस पैराग्राफ में। क्या होता था, जैसे कागज हुआ, फिर और जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो क्या हुआ कि राजाओं ने बड़े बड़े तांबे के पत्ते का, तांबा ही सबसे पहली धातु है जिसका इस्तेमाल किया गया है। तो तांबा के जो है, और फिर बाद में अशोक के समय तो 2000 साल पहले जो है उन्होंने बड़े खंभे बनवाए, उनमें गुदलवाए ये पत्तों पे, देखिए आप देख सकते हो उभार, ताकि पढ़ सके। तो जो पैसे वाले उस समय होते होंगे तो वो अपने राजा, अन्य उनके राजा के कर्मी, वो अपने कार्य और पूरी शैली को और अच्छी बातों को उकेरते होंगे, यही साधन थे उस समय। क्या बता सकती हो कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? तो जाहिर सी बात है कठिनाइयाँ तो बहुत सारी होंगी, इतना कितना बारीक काम है। आपको श्रमिक अच्छा चाहिए, आपको हुनर वाला व्यक्ति चाहिए जो इतना अच्छे से लिख दे, लिपि का ज्ञान होना चाहिए, है ना। विद्वान लोग ही इसको लिख पाएंगे। और इसके साथ साथ फ़ायदा क्या है, तो ये आप जो अच्छी बातें हैं, कार्य व्यवस्था है किसी नगर की, वो आप आसानी से एक से जानकारी दूसरे में पहुंचा सकते हैं और भविष्य के लिए उसको सुरक्षित कर सकते हैं, है ना। यही सब है। अच्छा, इधर देखिए बगल में क्या लिखा हुआ है, ये बगल में देखते हैं हम लोग, ये क्या जानकारी दी गई है। लगभग 2550 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कंधार से प्राप्त हुआ है। ये हम लोग इसकी जानकारी ले रहे हैं। लगभग 2250 वर्ष पूर्व, यानी 2250 वर्ष पूर्व पुराना यह अभिलेख वर्तमान, ये जो ये अभिलेख है इसी की चर्चा हो रही है, कि कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी, जब
हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ठीक है, इतना आप लोग समझ पाए होंगे कि अशोक के समय का बना हुआ है ये। इसमें यूनानी, देखो लिपि का मतलब वैसे तो क्षेत्रीय भाषा में लिपना बोलते हो तो वो नहीं, लेकिन हाँ बहुत हद तक आप कह सकते हो उसको ऐसा कि भाई जो आप जैसे कोई बात लिखित आप बताना चाहते हो तो लिखने के लिए आप जो अक्षर, संकेत, कोड भाषा में कुछ भी लिखते हो तो ये एक लिपि है। इसी को क्या बोलते हैं? लिपि। भाषा जो हम बोलते हैं उसको कहा जाता है और ये लिपि है। ठीक है, अक्षर जो कहते हैं हम लोग, हिंदी लिपि, इंग्लिश लिपि, तो उनके अलग अलग नाम हैं। तो अब इसी प्रकार ये लिखा हुआ है कि यूनानी में और किसमें, अशोक के इसमें यूनान और अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों की भाषाओं में लिखा गया है इसमें। ठीक है, यार आप फिर अगला हम लोग आगे करते हैं, है ना। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विक कहलाता था। क्या कहलाता था? पुरातात्विक। अब पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रखेंगे, है ना। इतनी जानकारी रखते हैं, वीडियो ने तो लंबा हो जाएगा। इसको आप पढ़िए अच्छे से, ठीक है, दोहराइए और इसको मैप में ज़रूर पढ़िए। और इन छोटी छोटी बातों को आप याद रखिएगा, क्लास में आपके ज़रूर पूछा जाएगा। नहीं पूछते हैं तो आप चर्चा करें, इसकी चर्चा करेंगे, नॉलेज बढ़ेगा, एक दूसरे को जानकारी मिलेगी और आपको अभ्यास होगा और याद होगा। ठीक, आज की क्लास समाप्त करते हैं।